मिनी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है। डज एन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड इट? क्या ये कब जमीन को खींच रहा है? जमीन खींच ही नहीं सकती अगर ये नहीं खींचेगा तो। समझ आया? विद व्हाट फोर्स एन एप्पल weighing 1 न्यूटन अट्रैक्ट्स द अर्थ? आपने कहना यस एन एप्पल अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड्स इट। फिर विद व्हाट फोर्स एन एप्पल ऑफ वेट 1 न्यूटन अट्रैक्ट्स द अर्थ? 1 न्यूटन का सेब जिसका वजन 1 न्यूटन है, वो जमीन को कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा? जितना वेट है, वेट जमीन खींच रही है तो वो उतने ही बराबर फोर्स लगा के वापस खींचेगा। तो एक छोटी चीज भी उतनी फोर्स लगा रही होती है ना, अगर जमीन 1 न्यूटन लगा रही है वो भी उतनी लगा रहा होता है। क्लियर हो गया जनाब? डू यू नो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ does the weight of an apple increases, decreases or remains constant when taken to the top of the mountain? The value of g on the surface of celestial objects. अच्छा celestial objects क्या होते हैं जी? सारे, जैसे जमीन है, चांद है, आपके दूसरे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो उनकी सरफेस पर जो वैल्यू ऑफ जी है, सुन रहे हो? द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अच्छा जमीन की सरफेस पर जो जी की वैल्यू है जमीन के मास पर डिपेंड कर रही है, नहीं? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय, तो असल में वैरी तो क्या कर रहा है? हाइट वैरी कर रही है ना, तो हाइट पर डिपेंड कर रही है। फॉर्मूला ने आपको बता दिया। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की जो सरफेस पे जी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे? उनके मास पे और उनके रेडियस पे। ऐसा ही है, जमीन के मास और जमीन के रेडियस पे डिपेंड कर रही है। दूसरी बॉडी के मास पे तो डिपेंड नहीं। द वैल्यू ऑफ जी ऑन सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बिलो। तो सूरज पे कितनी है? अल्लाह अकबर। जमीन पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सूरज पे 274। पुत्र चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर सूरज ठंडा हो जाए, सूरज जैसा जमीन जैसा माहौल सूरज में बन जाए ना, तो आपका चलना दुश्वार हो जाएगा, आप पांव नहीं उठा सकते वहां जाकर। मरकरी मुरीख पर 3.7 है, वेनस पे 8.87 है, मून पे 1.62 है, मार्स पे 3.73 है, जुपिटर पे 25.94, जमीन से ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है। जुपिटर बड़ा है जमीन से बहुत ज्यादा, ठीक है। चांद पर जमीन से 6 गुना कम है, चांद जमीन से 6 गुना छोटा है। आगे चले तो फार्मूला स्मॉल जी का बता रहा है, कैपिटल जी कैपिटल डिवाइडेड बाय आर। किसी भी प्लेनेट की सरफेस पे जो जी की वैल्यू है उसके मास और उसके रेडियस पे डिपेंड करती है। कैपिटल जी तो कांस्टेंट है। कहां 3 और जवाब तो दे दिया मैंने। पहाड़ की चोटी पे रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, तो फिर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? द वेट ऑफ एन एप्पल डिक्रीजेस when taken to the top of the mountain by the formula because G is equal to capital G capital M divided by R plus H। तो वहां पे रेडियस या जमीन के सेंटर से फासला कर, because the distance from the center of earth increases on the top of a mountain। नहीं समझ आया? बता फार्मूला लिख देना लाजमी। Calculate the value of G, the acceleration due to gravity at an altitude of 1000 kilometer, the mass of earth is दे दिया सारा, the radius of earth is this, रेडियस भी दे दिया, मास भी दे दिया और हाइट भी दे दी है। द वैल्यू ऑफ जी एट एन ऑल्टीट्यूड, सुन रहे हो? लो भाई डाटा लिखो, लो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कैसे करोगे सॉल्व? पहली बात तो भाई साहब हाइट दे दी 1000 किलोमीटर। आप बड़े लायक बच्चे हो, आपको पता किलो की वैल्यू डालनी है, रिजल्ट आ जाएगा 10 की पावर 6 मीटर। ये मीटर में यहां भूल गया। अच्छा जी, उसके बाद ये मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम, वो आपको 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 वैसे जुबानी याद हो गया होगा, केजी। और रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर आपको पता है ये 6400 किलोमीटर है। तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं किलो की वैल्यू डाल के मीटर में, तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ जाएगा। कर लेना, ये 2 0 1 पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे 3 प्लेसेस पीछे जाएगा 10 की पावर 3 आएगा, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और यहां से 3 आएगा तो 6 हो जाएगा। कर लोगे? लो जनाब। अब कैपिटल जी तो खुद से लिखना होता है 6.67 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर। क्लियर हो गया? अच्छा जनाब, आज हम फाइंड करते हैं स्मॉल जी एट सम हाइट, इसकी वैल्यू। लो ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, बिकॉज वी नो दैट स्मॉल जी बराबर होता है किसके? कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय पक्का? सोच लो, सोच लिया? लो भाई मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा।
कैपिटल जी की क्या वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस, ओ भाई लो 3 भी डाल दिए, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। अच्छा आर कितना था 6.4 प्लस 10 की पावर 6 होल का हाइट यही है ना लीटर्स में। अच्छा इन दोनों से अगर 10 की पावर 6 मैं कॉमन ले लूं क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 से 11 निकाल लो भाई कितना आ जाएगा 30। बेसिस सेम पावर है 24 माइनस 11 कितना हुआ और सारे स्टेप करूं या ठीक है। अच्छा 10 रेज़ टू द पावर 6 ले लिया कॉमन, अंदर बच गया 6.4 प्लस 1 होल का स्क्वायर, तो आगे क्या आ जाएगा 7.4 आ जाएगा। तो इनको कर लो मल्टीप्लाई, 7 के 42 लगा 2, 6 के 36 और 4 40, फिर 36 और 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 7.4 सॉरी मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 होल का स्क्वायर ले लो 7.4 मल्टीप्लाई 10 होल का स्क्वायर लेके ना ये 12 हो जाएगा, पावर दोनों पे अप्लाई होगी ना, 7.4 का स्क्वायर ले लेना और इनको डिवाइड करके ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ 40.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 7.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 6 to the 12 दोनों पे अप्लाई किया, हाँ तो इधर एक बात जाएगा। तो ये हो गया जी 7.3। जी की वैल्यू निकालनी थी, जी इज 7.3 मीटर, हाँ न्यूटन, जी एक्सेलरेशन है ना भाई 7.3 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, न्यूटन पर केजी भी कह सकते हो, नो इशू। समझ आया या नहीं आया भाई? आप इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये काम हुआ होगा लाजमन के लिए 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So the value of g at the gravitational acceleration due to gravity at an altitude of 1000 kilometers the surface of earth is 7.3 meter per second square। नो जनाब आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है देख ले जरा। An object that revolves around a planet is called a satellite। इसकी डेफिनेशन है the moon revolves around the earth, so moon is the natural satellite of earth। Scientists have sent many objects into the space, some of these objects revolve around the earth, these are called the artificial satellites। Most of the artificial satellites orbiting around the earth are used for communication purposes। क्लियर हुआ? अब क्या होता है सुने जरा गौर से, ये जमीन है, इसके गिर्द सिर्फ 3 सैटेलाइट रही, ठीक है, समझ आया? पूरी जमीन को कवर करने के लिए। क्लियर? अब एक बंदा यहां पे रहता है, पता वो क्या करेगा? वो अपने ट्रांसमीटर के तरीके से वेव्स यहां भेजेगा, ये ट्रांसमिट करेगा कहां पे? इसको, और ये यहां से कहां ट्रांसमिट करेगा? इसके रिसीवर को। सुन रहे हो? अब ये डायरेक्ट नहीं भेज सकता था, सैटेलाइट ने यहां भेजी, ये यहां से यहां भेजेगा और ये यहां पे इसको भेज देगा, आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। समझ आया नहीं है? या ये किसको भेज देगा? इसको, और ये इस रीजन में मौजूद इसको भेज देगा। इस तरह कम्युनिकेशन, दे आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन। अब हो सकता है ये किसको भेजे? इसको, और ये आगे उसको कौन ट्रांसमिट कर दे? इधर मौजूद इलाके में किसी को। तो इन दिस वे दे आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस। ये मवासलात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं,
ये मौसम का जायजा लेने के लिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब मजे की बात है, गौर से सुनना, ये जो बाबा बात कह रहा था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में मसनूई जो आपके सियारचे होते हैं, कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, वो अपने साथ आलात या पैसेंजर्स या मुसाफिर लिए हुए होते हैं, जो परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स इन द स्पेस, जो कि क्या करते हैं, स्पेस में जाकर तजर्बात करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड। अब ये बच्चे इसकी डिटेल्स हैं, डेफिनेशन याद है, याद है। अब कोई बंदा आपसे पूछ ले व्हाट आर द यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स, तो आपने यहां से यूजेस शुरू करने। कहां से? यहां से। मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। सुन रहे हो? फॉर द for performing the experiments in the space. सुन रहे हो? Large number of artificial satellites have been launched into different orbits around the earth. बहुत बड़ी तादाद में artificial satellites को जमीन के गिर्द छोड़ा गया, ठीक है, जो कि जमीन के गिर्द मुख्तलिफ मदारों में क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। They take different time. अब वो क्या करते हैं, एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द अपना चक्कर पूरा करने में क्या लेगा, मुख्तलिफ वक्त लेगा, नहीं लेगा? देखें, ये जमीन है, एक सैटेलाइट हमने इस मैदान में छोड़ा, अब जो ये टाइम लेगा वो डिफरेंट होगा किससे, इस मैदान में ऑर्बिट करने वाले सैटेलाइट से। तो डिफरेंट जो सैटेलाइट्स हैं वो जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए टाइम भी क्या लेते हैं, डिफरेंट लेते हैं। समझ आ गया? तो दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, दैट इज हाइट। तो ये जो उनका जमीन के गिर्द एक चक्कर पूरा करने का टाइम है, ये डिपेंड करता है किस पे, उनकी हाइट पे। फ्रॉम द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, ये जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेते हैं, 24 आवर्स। मेरी बात और से सुनना। और जमीन अपने गिर्द घूमकर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स। इसका मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का टाइम ऑफ सर्कुलेशन और जमीन का टाइम ऑफ रोटेशन दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब मेरी बात और से सुनना। अब एक चीज घूम रही है, यूं जमीन अपने गिर्द घूम रही है, और एक चीज जमीन के गिर्द घूम रही है, वो भी 24 आवर्स में ऑर्बिट में अपना चक्कर क्या कर लेगी, पूरा कर लेगी। तो क्या जमीन के जिस हिस्से के सामने है वो क्या उस हिस्से से आगे पीछे होगी? जमीन अपने गिर्द घूमने में 24 घंटे ले रही है, और वो जमीन के गिर्द इस रफ्तार से घूम रही है जिस, समझा, कि जमीन अपना एक चक्कर पूरा करे तो वो जमीन के गिर्द एक सर्कल पूरा कर ले, वन रेवोल्यूशन पूरा कर ले। जमीन अपने गिर्द घूमने में 24 आवर ले रही है वो। तो ऐसे सैटेलाइट जो होते हैं ना, ये जमीन क्यों घूम रही है, वो भी जमीन के सामने, जिस हिस्से के सामने उसी के सामने रहेंगे। तो हमें लगता है कि वो जमीन के लिए आता क्या, स्टेशनरी, क्या, क्योंकि उनका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और जमीन का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन दोनों क्या सेम है। तो वो जमीन से आगे नहीं निकल पाते और जमीन उनसे आगे नहीं निकल पाती, बिकॉज ऑफ द सेम टाइम फॉर रेवोल्यूशन एंड फॉर रोटेशन। समझ आया नहीं है? तो जमीन का एक दिन का, जमीन का अपने गिर्द पूरा चक्कर, जमीन का एक दिन, जितना टाइम लगा वो एक दिन है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, as earth also completes its one rotation about its axis in 24 hours, and these communication satellites appear to be stationary with respect to earth. It is due to this reason, सुन रहे हो, it is due to this reason, अब ये डायरेक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, the orbit of such satellites is called geo, that काट दो, It is due to this reason, इसी वजह से वो जो सैटेलाइट्स हैं, वो सैटेलाइट्स हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जिनका जमीन के गिर्द रेवोल्यूशन का टाइम 24 आवर्स है, उनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, और उनके ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। आपको बंदा से पूछे व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, तो आप क्या कहेंगे? ए सैटेलाइट दैट कंप्लीट्स is one revolution around the earth in 24 hours is called geostationary satellite। नहीं समझे? क्या डेफिनेशन दोगे? geostationary
light. A satellite that takes 24 hours to complete its one revolution around the earth is called geostationary satellite. क्लियर हो गया? या डेफिनेशन ये भी हो सकती है, दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? A satellite that appears G to be stationary कल. A satellite that appears to be stationary with respect to what? Geo mean earth. Geo mean earth. Stationary मतलब साकिन, जमीन के लिहाज से साकिन. That appears to be stationary with respect to earth is called geostationary satellite. स्टेशनरी का सुन लो, जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब साकिन. तो लगता क्या है कि वो जमीन के लिहाज से मूव नहीं कर रहा, जमीन के लिहाज से रेस्ट पे है. किस पे? So therefore this name is given to this satellite, but the satellite is revolving. The satellite is revolving. ठीक है, वो घूम रहा है, लेकिन इस रफ्तार से घूम रहा है कि जिस टाइम में जमीन अपने गिर्द एक चक्कर पूरा करेगी उस टाइम में उसकी एक रेवोल्यूशन पूरी हो जाएगी, तो जमीन के लिहाज से लगेगा स्टेशनरी है, वो रेस्ट पे. बात समझ आई? A satellite that appears to be at rest with respect to earth is called geostationary. दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो, प्रॉब्लम किसी को. सो ना, और बंदा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की डेफिनेशन पूछ लो तो द ऑर्बिट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. डिश एंटीना सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स. मैंने बता दिया था, यहाँ पे डिश एंटीने लगे होते हैं, और देखें कभी गोल सी एक डिश होती है ना, ऐसी माउंटेड होती है, उस पे आगे क्या पड़ती है, वेव्स जाती भी है, भेजता भी और रिसीव भी. क्लियर हुआ? तो डिश एंटीना सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स फ्रॉम देम हैज फिक्स्ड डायरेक्शंस. इनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं? बस फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं करनी पड़ती. क्लियर हुआ? डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशंस ऑन द अर्थ, उनकी लोकेशन पर डिपेंड करते हुए जमीन पर उनकी डायरेक्शन चेंज करनी नहीं पड़ती, वो साकिन रहते हैं और इंफॉर्मेशंस लेते रहते हैं. Dish antenna sending and receiving the signals from them have fixed direction depending upon their location on the earth. को बंदा पूछ ले why, तो कहना because the geostationary satellites are stationary or at rest with respect to the earth, so therefore the direction of the dish antenna is fixed. It remains the same. हमें वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती. प्रॉब्लम किसी को? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का लिख लोगे, द ऑर्बिट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. कोई पूछे व्हाई, तो कहते बिकॉज़ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड द इज अपीयर्स टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ. अपीयर्स का मतलब लगता है, महसूस होता है कि वो क्या जमीन के लिहाज से साकिन है. सो देयरफॉर दे आर सेड टू बी द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस. ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए से आप जमीन की सरफेस पे, खुश्की पर, हवा में, सुन रहे हो, एटमॉस्फेयर में और समंदर की तह में, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इनसाइड द वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इन द एयर, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हो. हमारा क्या वाला ये करते हैं, हम देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है. समझ आया?
कैसे देख सकते हैं? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को यूज करके मोबाइल में देखता है गूगल मैप। अभी भी नहीं समझे? मेरा मोबाइल किसके पास है, किधर घूम रहा है? मूवी देखी कभी नहीं देखी? तो उन पे आपको बता रहे होते हैं हाँ जी वो ये बंदा मेरा मोबाइल ले। जब उसने मोबाइल का वाईफाई बंद किया, मोबाइल वाईफाई चल रहा तो आपको पता भी चलता नहीं। मसला किसी क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस इज ए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। डेफिनेशन मैंने दे दिया, ए सैटेलाइट navigation system which is used to locate the position of an object anywhere on land, on sea or in air is called GPS. Is called GPS. लिख लोगे ये नहीं? तो ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन का मतलब है जहाज रानी, आमदो रफ्त का निजाम है। It helps us to find the exact position. ये हमारी मदद करता है। एग्जैक्ट का मतलब सही सही मुकाम को मालूम करने में। अपना ऑब्जेक्ट एक जिस्म के एनीवेयर, कहीं भी, ऑन द लैंड जमीन पर, ऑन द सी समंदर पर, आर इन द एयर। या अब तो कहते हैं हम समंदर के तहों में भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट्स। ये 24 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल एक निजाम है। These satellites revolve around the earth twice a day. ये एक दिन में 2 चक्कर काटते हैं जमीन के, मतलब इनका टाइम पीरियड 12 घंटे। टाइम ऑफ एवोल्यूशन कितना? तो these satellites revolve around the earth twice a day with a speed of 3.8 kilometers per second. अंदाजा कर लो 3.8 मतलब 4 किलोमीटर कितने सेकंडों में? 1 सेकंड में 4 किलोमीटर। पता है कितना होता है 4 किलोमीटर? कितना कितना? नहीं, इधर से कहां? 2 किलोमीटर आगे, फिर 2 मिला, वापस यूं क्या हो गया? 4 किलोमीटर लेवल हुआ। आगे चलते हैं। द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अबाउट 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0। तो उधर पूछ लेना व्हाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी, कहते बिकॉज़ देयर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0, so therefore they are said to be the। इसकी नई डेफिनेशन, ए सैटेलाइट whose velocity with respect to earth is 0 is called the geostationary satellite। जाओ बोलो एक और नई डेफिनेशन लिखी। सैटेलाइट having velocity 0 with respect to earth is called geostationary satellite। सैटेलाइट having height 42,300 किलोमीटर from the surface of earth is called geostationary satellite। कितनी दूर? अच्छा, जीपीएस की क्या स्पीड है? 12 आवर्स में एक चक्कर पूरा करेगा और स्पीड का 3.87 किलोमीटर पर सेकंड। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मोशन के बारे में हम बात करेंगे, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे, लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो ए सैटेलाइट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात गौर से सुनना, सैटेलाइट में किसमें घूमना होता है? सैटेलाइट में किसने घूमना था? सर्कल में, जमीन के। अब उसका क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। आज भी मैंने एक बात पूछी थी, एक ऑब्जेक्ट है, गौर से सुनना, मैं चाहता हूं उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बताओ किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं? एक ऑब्जेक्ट है मास m का, इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बताओ फोर्स किस सिम में लगाऊं? इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है मैंने, वेलोसिटी की सिम में, इससे v का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। अगर मैंने इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये मैंने उसको कम करना है तो किधर को फोर्स लगाऊं? उसके। और अब मैं चाहता हूं इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये सर्कल में मूव करे, तो किस एंगल में, किस एंगल पे फोर्स लगाऊंगा? इधर नहीं। अब अल्लाह वाला बात गौर से सुनना, अगर ये जमीन है, आपको फोर्स लगाने की जरूरत, रस्सी बांधने की जरूरत सैटेलाइट को नहीं है। आपने क्या करना, जमीन से एक खास हाइट तक ले जाना किसको? सैटेलाइट को, और उधर जाकर सैटेलाइट को जमीन, सुन रहे हो, सुन रहे हो, ये जमीन की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाकर सैटेलाइट को
लॉन्च करना है, एक वेलोसिटी से, एक खास वेलोसिटी से फेंकना है। समझ आया नहीं है? अब मैं आपको थोड़ा आई डोंट वांट टू शो इट बट मुझे अब बताना पड़ेगा। आई हैव टू शो इट टू यू। लेट्स सी, नजर आ रहा? ये बंदा खड़ा है, इन्होंने कैनन से इसको फायर किया, ये इधर गिर गया। अब थोड़ा और तेज स्पीड से भी, थोड़ा सा और आगे जाए, अब थोड़ा और तेज स्पीड से फेंकेंगे। अब जमीन स्फेरिकल होती है ना, यूं। लो जी, न्यूटन भी जानता था कि अगर यूं फेंका जाए तो जमीन की हर चीज घूमना शुरू कर दी। अब थोड़ा और स्पीड से फेंका, यहाँ गिराया, ठीक है। अब थोड़ा और स्पीड से फेंका जाएगा तो हो सकता है कहीं यहाँ आगे लगे। सुनते जाना। अब ये उसको आगे लग जाएगा घूम के, वापस मर जाएगा, क्योंकि उसने जमीन के क्या करना शुरू कर दिया था, जमीन की स्फेरिकल शेप की वजह से रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। तो अगर जमीन से किसी चीज की, अब देखो ना, डिपेंड करता है किस वेलोसिटी से फेंका जाए, तो उस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व, इस ऑर्बिट में अगर आपने रिवॉल्व करवाना था, इस ऑर्बिट में, तो पहले आपने स्पीड कम दी थी, पहले गिर गया। तो एक खास ऑर्बिट में, याद है नील बोर की थ्योरी के टू रिवॉल्व इन a specific orbit, the angular momentum of an electron can revolve only in those orbits for which the angular momentum is integral multiple of h over 2 pi। फिक्स्ड स्पीड दोगे तो ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, वरना नहीं करेगा। आप कहते हैं इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो स्पीड देनी पड़ेगी उतनी, बढ़ाते बढ़ाते एक स्पीड आपको मिल जाएगी। अब तो वो स्पीड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वही मैंने भी आपको ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला कैलकुलेट करवाना है। ये आ गया। अब ये उन्होंने छोड़ दिया, अब ये रिवॉल्व करना शुरू हो गया। देखो हाइट फिक्स लग रहा है, नहीं समझे? ये आया, जिस हाइट से छोड़ा उसी से जाएगा। अब ये बड़ा खुश होगा, मैंने छोड़ तो दिया, रिवॉल्व करना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो घूम के आएगा इधर। मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ, चला गया आगे। अब जमीन तो स्फेरिकल, जमीन तो खींच रही है, वो सर्कल में रोटेट करते 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 उसी ऑर्बिट में वापस आएगा, उसी ऑर्बिट में, एंड द कैनन विल किल द मैन। क्लियर हुआ? अब भाई साहब यही किया जाता है, जमीन से एक स्पेसिफिक हाइट पे जाके वेलोसिटी कैलकुलेट की गई होती है, इस सैटेलाइट को सिर्फ आपने उस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लॉन्च किया। जब उसको फेंका जाता है तो बजाय इसके आगे जाने के वो क्या करता है, जमीन की कशिश की वजह से किसमें रोटेट करना शुरू कर देता, अपने आप। दिस इज द लॉन्चिंग। न्यूटन को पता था कि जमीन 90 डिग्री पे फोर्स लगा रही है, अगर इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आप फेंकेंगे उसे, तो जमीन की ग्रेविटी तो कंटिन्यूअस है। अब बस जब आपको फेंकना है, एक दफा फेंक दिया, फिर दोबारा पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा, फिर वो उसी वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, हमेशा हमेशा रिवॉल्व करता रहेगा और कभी नहीं गिरेगा। तो आगे क्यों, आगे तो वही हाल होगा जो भी हुआ, फिर आपका सैटेलाइट तबाह हो जाएगा, तो फिर जमीन पे गिर जाएगा। ओके, चले आगे। So Janab, it's the beautiful elaboration of the topic. So now let us start the topic, and topic is this: a satellite requires the centripetal force. पक्की बात है, उसको रिवॉल्व करने के लिए centripetal force चाहिए, that keeps it to move around the earth. The gravitational force of attraction between the satellite and the earth provide the necessary centripetal force. यहाँ तक किसी को मसला? तो जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। तो कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट एन, यहां से बच्चे आपका प्रूफ शुरू हो गया ऑर्बिटल स्पीड का। एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है ऑल्टीट्यूड h पे, ठीक है, समझ आया नहीं है? इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r नॉट। कैसे r नॉट? देखें, जमीन का रेडियस उसमें इन्वॉल्व होगा और हाइट h के टोटल मिलकर क्या बनाएगा, उस ऑर्बिट का रेडियस।
जमीन के सेंटर से फासला लेना ना, ठीक है। तो विद ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ, हम यहां पे वी ओ भी कह सकते हैं, वी ओ, and this will become this. Full stop. Okay. The necessary centripetal force required is given by. अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन देगी? जमीन देगी। तो वो किसके पर? ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला देगी ना, Fc = mv² डिवाइडेड बाय r। ऑर्बिटल स्पीड v नॉट थी और रेडियस r नॉट था। आपने सारा कुछ लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है। लो जी, इट इज गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 3.26। कौन सा चैप्टर में थी? तीसरे चैप्टर में, लास्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था ना, तो ये क्वेश्चन वहां से हमने लिखी है। अब बच्चे मुझे ये बताओ कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस फोर्स के बराबर? आपने पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। और वो किसके बराबर होगी? कैपिटल जी, कैपिटल एम। या ये कह दो कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो सैटेलाइट के वेट के बराबर होगी? नहीं होगी, वो एम जी है। आप यहाँ पे एम जी पुट कर दो, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा दें या एम जी पुट कर दें। दिस फोर्स इज provided by the gravitational force of attraction between the earth and the satellite and is equal to the weight of satellite mgh। लिहाजा fc किसके बराबर आ गया? mgh के। 1 और 2 को कंपेयर कर लो, दोनों के एक साइड सेम है तो दूसरी भी क्या होगी? लिहाजा m से m कट गया, दोनों साइडों को m से डिवाइड किया, तो जो gh है वो बराबर आ जाएगा v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r नॉट। ऐसा ही है, मैं इसको साथ साथ लिखता जाता हूँ। हमने यहां पे क्या किया? फ्रॉम हियर वी हैव डिवाइडेड द बोथ साइड्स विद m, ठीक है। m v नॉट डिवाइडेड बाय r नॉट, यहां m से m कट गया। दिस इंप्लाइज दैट gh इज इक्वल टू v ऑर्बिटल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r ऑर्बिटल। क्लियर हो? अब मुझे तो v नॉट निकालना, v ऑर्बिटल, r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v ऑर्बिटल का स्क्वायर इसके बराबर आ गया। अब मैं क्या करूंगा? दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूंगा, टेकिंग, मुश्किल है, क्लियर हो गया। तो क्या आ गया? v ऑर्बिटल इसके बराबर आ गई। अब आपको ये पता कि जो r ऑर्बिटल है ये किसके बराबर था? r प्लस h के बराबर था, तो ये आपका फॉर्मूला। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हाइट क्या है? नेग्लिजिबल, जैसे मैंने अभी आपको एनिमेशन दिखाई थी, तो हमने कहा हाइट इतनी ज्यादा नहीं है जमीन की सरफेस, ठीक है, रेडियस के बराबर ही हाइट। क्लियर हुआ? तो इक्वेशन 3 गिव्स द वेलोसिटी विद विच, ठीक है, विच ए सैटेलाइट मस्ट पोसेसेस व्हेन लॉन्च्ड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस और नॉट। जब इस हाइट के ऊपर आप सैटेलाइट को जाके लॉन्च करेंगे तो ये इक्वेशन आपको बताएगी कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? हाइट पुट करें, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है, जी की वैल्यू साइड में निकाल सकते नहीं निकाल सकते? वो डाल दें, आपको स्पीड मिल जाएगी। Equation 3 gives the velocity with which a satellite must possesses, जो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए when launched, जब उसको छोड़ा जाएगा, जब उसे फेंका जाएगा in an orbit, एक मैदान में, of radius or not that is equal to r plus h around the earth. An approximation can be made। अब हम एक approximation करेंगे for a satellite revolving close to the earth such that कि जो उसका रेडियस, जो उसकी हाइट है ना, वो रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले बहुत कम, बहुत छोटी है। इसका मतलब वेरी वेरी स्मॉल है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब जो हाइट पे जी की वैल्यू वही जमीन पे अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। जब हाइट कम होगी तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू और साइड पे तो सेम अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, इतना फर्क नहीं होगा। तो फिर अब हमने क्या कर दिया? r प्लस h को किससे रिप्लेस कर दिया? r से। जब हाइट ही बहुत कम है तो हम कहते हैं चलो r प्लस h जो है वो r के बराबर ही ले लेते हैं। क्लियर हुआ? जी की वैल्यू आपको पता, r की वैल्यू आपको पता, वैल्यूज पुट करें तो कहते हैं सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ, ठीक है, had a speed v naught 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, और 29,000 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गई? ये नहीं आई? अगर आ गई है तो टॉपिक खत्म हो गया आपका, ठीक है, नथिंग इज रिमेनिंग, चैप्टर इज क्लोज्ड। मजे की बात यह है, मास ऑफ अर्थ निकालना था, 2 इक्वेशन लिखी थी। ग्रेविटेशनल लॉ से एक इक्वेशन आई थी और दूसरी किससे आई थी? वेट
सेंटीमीटर फोर्स की इक्वेशन लिखोगे ऑर्बिटल स्पीड के लिए, दूसरा वेट, ठीक है, mgh आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा, तो जो v नॉट होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ gh और नॉट के बराबर आ जाएगी, और नॉट क्या है, r प्लस h के बराबर, वैल्यू पुट करोगे v नॉट का फार्मूला आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन करनी है तो कहना r प्लस h इज इक्वल टू r अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वैल्यूज पुट करेंगे, वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी। ओके, इसी के साथ जनाब आज का लेक्चर हम जो है उसे क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।